स्वागत है आपका न्यूज़ रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ फैजान और हमारे साथ मौजूद हैं आज एक्सपर्ट बात करने के लिए मोनिका अग्रवाल, जावेद खान और कासिम भट्टी। आज हम देश के अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो राजस्थान के जयपुर का मुद्दा है कि यहाँ वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर आज पहला लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। उसके सिलसिले में हम सवाल करते हैं क्या बोलते हैं, इनका नाम मोनिका अग्रवाल है। मोनिका अग्रवाल से जाने कि आखिर ये वीकेंड लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या असर हुआ और क्या ये लगाना चाहिए, इस सब का जवाब देंगे हमें मोनिका अग्रवाल। जी मोनिका अग्रवाल। देखिए, वीकेंड लगाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि कोरोना के केस मतलब जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है उसका बहुत ज़्यादा केस बढ़ चुके हैं। वीकेंड लगाने की क्या मतलब, वीकेंड कर्फ्यू तो क्या ही है, यहाँ पे लॉकडाउन लगाने की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि केस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं। और अब तो मृत्यु दर की रेट भी काफ़ी बढ़ रही है, तो इसलिए लॉकडाउन की भी ज़रूरत है। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा भी नहीं कि पहले जो लॉकडाउन लगा था कि बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था वैसे लॉकडाउन लगे, इतनी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। फिर वैसे भी भारत की अभी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है, तो उससे अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, वीकेंड कर्फ्यू लगाना बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन इस पर प्रशासन जो है कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से करे तो और भी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इससे ये है कि ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो नहीं बढ़ेंगे, मतलब कोरोना एक स्तर पे आ जाएगा अपने। वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया गया है मैडम, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोरोना जो ओमिक्रॉन है क्या सिर्फ संडे आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ये है कि थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू लगता है तो एकदम से भीड़ हो जाती है। अगर वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, हमारे रविवार को ऐसे लगा दिया आज, तो अगर कल देखा जाए तो शनिवार को रात को या फिर शनिवार की सुबह मतलब पूरा बिजी रहते हैं, मार्केट वगैरह पूरा भीड़ देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तो फिर सामान हम कहाँ से खरीदेंगे, कैसे लेंगे, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ और बढ़ जाती है, पहले दिनों में बढ़ जाएगी अगर उस दिन बंद रहेगा तो। जैसे मुझे आज सुबह से खाना नहीं मिला क्योंकि मेरा टिफ़िन नहीं आया इस चक्कर में, और मुझे याद भी नहीं रहा था कि आज वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, मुझे उस चक्कर में मुझे आज टिफ़िन नहीं आया, मैं आज सुबह से भूखी हूँ। इस पर सरकार से आप क्या कम से कम इसको 1 दिन से या 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू कर देना चाहिए, ये सही होगा? 2 दिन हो या 1 दिन हो ये तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क, सैनिटाइज़र, ये लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का मतलब वीकेंड कर्फ्यू हो, इन सब चीज़ों से ये सब मायने नहीं रखता है। मायने ये है कि लोगों को खुद ही अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसा कि मोनिका अग्रवाल ने बताया कि सरकार जितनी भी पाबंदियां आयद करती हैं, लॉकडाउन लगाती हैं, इनसे सरकार का मकसद कहीं ना कहीं इंसानों को जो है महफूज रखना होता है। लेकिन अगर इंसान जो लोग हैं, जो समाज है, अगर वो एहतियात नहीं बरतेगा और इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा तो इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर इसको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न मज़हब देखता है, सब पर वो बराबर अटैक करता है। हमारी सब की बेहतियाती कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान लेकर के आने वाली है। इसके लिए सरकार अगर 1 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगा रही है तो उसका पालन तो करना ही करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा दूसरे दिनों में हमें एहतियात बरतने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं कासिम साहब, दूसरे अहम मुद्दे पर हम सवाल करेंगे। सवाल हमारा ये है कि अलवर की जो घटना हुई थी उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है। अलवर की घटना की जो विक्टिम थी, जो मुतासिरा थी, उनकी बहन ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हुकूमत से उनकी डिमांड यही है कि उनकी बहन की सीबीआई जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इसके बारे में कासिम भट्टी हमें अपडेट देंगे। जी कासिम भट्टी बताएं। जैसे कि ये केस हुआ, एक सख्त ही मजम्मत करता हूँ मैं भी, और हिंदुस्तान के हर फर्द जो है इसकी जो मजम्मत करता है। बहुत गलत हुआ एक मासूम लड़के के साथ, लेकिन अब जो है उसकी बहन ने जो है सीबीआई इंक्वायरी मांगी है और पुलिस को जो है क्रिटिसाइज़ किया है कि आप पहले पुलिस बता रही थी कि ये बहुत गलत हुआ है और अब बोल रही है कि ये एक हादसा था, कहीं ना कहीं जो है कुछ पाया जा रहा है। तो उसने ये खुलकर मुतालबा किया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसके आगे इसको क्या इंसाफ मिल पाए या ना। जी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? हुकूमत को उनकी बात माननी चाहिए या उनकी डिमांड बिल्कुल माननी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ये गलत हुआ है। उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं पर्दापोशी, बिल्कुल पर्दापोशी होती है और पहले भी बहुत बार हो चुकी है ऐसे कई हादसा जो हैं जिनमें जो है कुछ ऐसे हैं जिनको इंसाफ मिला। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ
एक डॉक्टर थी जो लड़के के साथ हुआ तो उन लोगों को जो गोली मार दी। तो आज उन लोगों को इबरत है, वो लोग डरते हैं। तो कहीं ऐसे नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, जो भी ऐसे रेपिस्ट हैं इनको सामने जो है या तो फांसी पे लटका देना चाहिए या सीधा मार देना चाहिए। और पुलिस जो है, पुलिस को भी बढ़ चढ़ कर जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए और मुजरिमों को जो है पकड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि कासिम ने बताया कि जानकारी थी कि साउथ में एक बार बड़ा हादसा हुआ था, एक डॉक्टर महिला का रेप किया गया था, इज्तिमाई रेप ही था, वो भी सामूहिक रेप किया गया था। उसके बारे में उसको तुरंत जो है उसके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और गोली मार दी गई थी, इनकाउंटर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं साउथ में हम देखते हैं कि क्राइम रेट बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई घटना घटती है तो उस पर सख्त एक्शन ले लिया जाता है, जिसकी वजह यही है कि लोग वहाँ डरते हैं और इस तरह के क्राइम करने से बाज रहते हैं और इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करने से उनकी रूह कांपती है। एक बार वो सोचते ज़रूर है कि इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि वहाँ पे साउथ का जो पूरा जोन है बहुत ही कम, वहाँ क्राइम का रेट है बहुत ही कम है। लेकिन हम अगर बात करें नॉर्थ जोन की, अपने दिल्ली की बात करें या जो राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, नॉर्थ में जितने भी स्टेट आते हैं ज़्यादातर उनमें क्राइम से रिलेटेड घटनाएं घटती रहती हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी चैनल पर देखते हैं कि क्राइम का रेट जो है बहुत ज़्यादा है। पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम रहती है, इन पर काबू नहीं पाती है। तो पुलिस को और कोशिश करनी चाहिए और इसकी वजह बड़ी यही है कि यहाँ के जो नेता नगरी है, यहाँ की जो सियासत है, ये अपने चरम पर रहती है। इन तरह के मुल्जिमान को वो छुपाने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं उनकी जो है वो सिफारिश करते हुए नज़र आती है, उनका बचाव करते हुए नज़र आती है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारा देश या हमारा जो नॉर्थ जोन है वो क्राइम की भेंट चढ़ जाएगा, इससे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हमारी सरकार को इस और भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खान साहब। जावेद खान साहब से हमारा सवाल है कि जयपुर के शास्त्री नगर में जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर एक घटना देखने को मिल रही है कि वहाँ जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो जो है लाशों को खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इस किस्म की हरकतें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, जिनको जो है काबू रखना चाहिए। ये जो हरकतें हो रही हैं वहाँ पे, इस पे हमें अपडेट देंगे जावेद खान साहब। जी जावेद खान बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कब्रिस्तान होता है या शमशान घाट होता है, तो कब्रिस्तान की अगर मुस्लिम समुदाय में बात करें तो एक बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। कहा जाता है कि अंतिम घर वही है, लास्ट घर वही है। और वहाँ पर जो है हर कोई जो है जो मुर्दा होता है उसके साथ अगर गलत हो रहा है, वहाँ भी अगर उसे चैन और सुकून नहीं है जी, तो फिर ये समाज कहाँ जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शास्त्री नगर कब्रिस्तान की अगर आज से 5 साल पहले की बात करूँ तो मैं बहुत ही जर्जर हालत में था वो कब्रिस्तान में। यहाँ तक कि ना तो दीवारें थी और वहाँ पर जो था लोगों का मतलब कि अतिक्रमण काफ़ी था, मकान थे काफ़ी थे। उसके बाद अमीन कागजी जब एमएलए बन के आए तो उन्होंने जो है काफ़ी काम करवाया और वहाँ पे दीवारें खड़ी करवा दी गई है और जहाँ अतिक्रमण था वो भी हट गया है। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था तो वो लोग जो है उन्हें अलग प्लॉट दे दिए गए थे, तो काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन आज भी अगर बात की जाए शास्त्री नगर कब्रिस्तान की, तो वहाँ पर जो बेजुबान जानवर जैसे कुत्ते हैं या सूअर है, ये घूमते रहते हैं और इन्हें ये खाने की तलाश में होते हैं और खाने की तलाश में इन्हें जो भी मिलता है ये खा लेते हैं। ऐसे में अगर कोई कब्र है जो दसी हुई है बरसात से या कोई अगर जर्जर हालत में, तो ये कुत्ते उसमें अपने जो इनका हुनर होता है उसकी बदौलत ये अंदर चले जाते हैं और मुर्दों को खाना शुरू कर देते हैं। कई केस ऐसे नज़र आए हैं वहाँ कब्रिस्तान में, जहाँ पर देखा जाए तो जो मुर्दे हैं वो उनकी खोपड़ियाँ मिली है, उनके शरीर के अंग मिले हैं जी। तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिली है। और ये तो अगर जानवरों की बात है, ये वहाँ पास में एक नाला भी है, तो ये जो जानवर है ये मुर्दों को कब्रों से खींच के उस नाले में ले जाते हैं और आराम से उसको खाते। कई बार स्थानीय लोग देख लेते हैं तो उनको दोबारा भी दफना देते हैं। और अगर मैं गर्मियों की करूँ तो गर्मियों में जब सूखा धूप तेज़ पड़ती है तो वहाँ झाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो वो लगता ही नहीं कब्रिस्तान में, ऐसा लगता है कि पूरा जंगल है। जबकि बिल्कुल शहरी इलाके के अंदर है, जयपुर शास्त्री नगर के अंदर जो कब्रिस्तान है बिल्कुल शहरी इलाके के अंदर है। और लेकिन जब गर्मियों में वहाँ जो झाड़ियाँ, मेरा कहने का पूरा मतलब यही है कि वहाँ पर जो इंतज़ाम है वो अभी भी अच्छे नहीं है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जिम्मेदार मैं यही कहना चाहूँगा कि जिम्मेदार या तो यही है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, वक्फ बोर्ड ने भी जो है लोगों को वहाँ पर जो है सैलरी पर रखा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि उनकी सैलरी कम है,
इस वजह से वो पूरा इंतजाम नहीं कर पाते। मतलब कि एरिया बड़ा है, एरिया के अकॉर्डिंग जो है लोगों को कम रखा गया हुआ है। मतलब तो नहीं, बजट तो गवर्नमेंट अलग से देती होगी इंतजाम का। नहीं, बात आई है कि वहाँ पर जो इंतजामिया लोग हैं जिनको रखा गया है गार्ड पे, वो कहते हैं कि 5 से 6 हज़ार रुपये में यहाँ की सैलरी मिलती है, तो हम इतना एरिया कवर नहीं कर सकते। या तो मैन पावर की कमी है वहाँ पर, क्योंकि एक अगर गार्ड बैठाया जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग एरिया देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है, और एक गार्ड भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता। बात अगर जंगली जानवरों की हो तो अगर वो लाखों हज़ारों की तादाद में हो तो सैकड़ों की तादाद में, तो 1 या 2 आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, उनका मुकाबला नहीं कर सकता रात को। बिल्कुल। तो ऐसे में लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। अभी एमएलए साहब ने अच्छा काम किया है, 25 लाख रुपए वहाँ लगाए हैं, दीवारें बनाई है, पगडंडी बनाई है। अभी और भी काम बाकी है। ये मैं यही कहना चाहूँगा, जो जंगली जानवर जिस नाले के थ्रू वहाँ आते हैं, नाले का ही प्रबंध किया जाए, वहाँ दीवारें बनी जाए, क्योंकि जो जंगली जानवर आएंगे तो वो बेशक अपने भूख के लिए वो मुर्दों को खाएंगे। तो ये हम इंसानों को ही सोचना है कि हमें उनको कैसे बाहर किया जाए जी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये तो जानवरों की बात है, वहाँ पर जो है जो सटोरिया, जो जुआरी और दारूबाज जो होते हैं लोग, ये वहाँ पर सट्टे खेलते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं, इनका भी इंतज़ाम होना चाहिए, इनको भी वहाँ से खदेड़ना चाहिए सरकार को। और अगर मेरी बात सरकार तक पहुँच रही है तो कब्रिस्तान का तो ध्यान होना ही चाहिए, कब्रिस्तान का रख रखाव ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम घर तो वही है, जाना सभी को वही है। तो वो मंजिल अगर साफ़ सुथरी होगी तब जाके जो मुर्दा उसको सुकून मिलेगा। बिल्कुल, जावेद खान ने जैसा कि बताया कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही कराएं, उसकी जो घेराबंदी है उसको कराएं, और उस पर कम से कम जो गार्डिंग करने वाले लोग हैं उनकी तैनाती करें, जो कि सफिशिएंट हों और उनकी देखभाल भली भांति कर सकें, क्योंकि जब उसकी देखभाल नहीं होगी तो इसी तरह के मामला सामने आते रहेंगे। और वक्फ बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड खुद ही विवाद से घिरा हुआ है। वहाँ चेयरमैन का चुनाव नहीं हो पाता है, वहाँ मेंबरान की नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो वक्फ बोर्ड तो अपना काम खुद नहीं संभाल पा रहा है, तो भला जो उसके अंडर में जो काम आते हैं वो कैसे संभालेगा। आए दिन मुस्लिम तंजीमें जो है डिमांड करती हैं, मांग करती हैं, किसी अच्छे चेहरे को, किसी दयानतदार आदमी को आप वहाँ पर बिठाइए जो कि मुसलमानों के तई जज्बा रखता हो और कुछ काम करने की ललक रखता हो। लेकिन जब वही नहीं कर सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले, तो फिर यहाँ की सरकार जब यही नहीं कर सकती है तो आगे की बात कैसे होगी। तो सरकार को इस और तवज्जो देनी चाहिए। आज के न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ रूम लाइव में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।